सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस। यस, चलो बच्चों, रेसमिक मिक्सचर को डेजिग्नेट कैसे करेंगे? सिंबल क्या होगा? इसमें डेक्स्ट्रो भी है, लीवो भी है, तो इसका सिंबल क्या होगा? DL। डी स्मॉल एल बोलो, या फिर और कैसे प्लस माइनस। प्लस माइनस भी बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्लस माइनस बाजू बाजू में नहीं, ऊपर नीचे लिख देना। ठीक है, तो ऐसे डेजिग्नेट करते हैं रेसमिक मिक्सचर को। तो अगर किसी कंपाउंड के आगे तुम लोग को DL और प्लस माइनस दिख जाए, तो इसका मतलब समझ जाओ कि उसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, लेकिन इक्वल अमाउंट में ऑपोजिट रोटेट करने वाले कंपाउंड है। समझ में आ रही है बात? तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। समझ में आ रही है बात बच्चों, क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा? क्योंकि जितना ए वाला आइसोमर रोटेट करेगा, उतना उसका दूसरा रोटेट करने वाला सीधा कर देगा। ठीक है, तो बच्चों ऐसा क्या होता है यूनिक इन कंपाउंड्स में? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में ऐसी क्या अलग बात है कि ये लाइट को रोटेट कर पा रहे हैं? कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो इसका इन्वेस्टिगेशन किया दो साइंटिस्ट ने, वेंटहॉफ और ली बेल। ये दो साइंटिस्ट जब इन्वेस्टिगेट किए, तो इन्होंने पाया कि जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक दो होती है बच्चों। ज्यादातर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में दो चीजें होती हैं। वो दो चीजें क्या होती हैं? एक कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, कंपाउंड is optically active ये किसने थ्योरी दिया था? एज पर वेंटॉफ एंड लीबेल। ठीक है, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव ओनली इफ इट कंटेन्स ए एक एक तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो उसके अंदर कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन और कायरलिटी होनी चाहिए। कायरलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, हम यहाँ पे मैं सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूंगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कायरल कार्बन तो होता ही होता है। एक कार्बन जब चार अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा रहे, तो उस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या बात समझ में आ गई सभी को? कायरल कार्बन क्या होते हैं? एक वैसा कार्बन जो चार अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा है, उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। तो अगर तुम्हारे मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है, तो उसमें भी हो सकता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो। ठीक है, कायरल वर्ड जो होता है बच्चों, ये इस वर्ड का एक तरीके से मतलब होता है असिमेट्रिक। तो दे दे यार, बनाना है हमें के। यस, तो सबसे पहली चीज तो तुम्हारे मॉलिक्यूल के अंदर एक कायरल कार्बन होना चाहिए। एन एटम इज सेड टू बी कायरल, अ कार्बन, यहाँ पे लिख देता हूँ कायरलिटी का डेफिनेशन। अ कायरल, सॉरी जस्ट अ मिनट, अ कार्बन is said to be chiral if it is bonded to four different atoms or group of atoms। ठीक है, एक कार्बन को तभी कायरल कहा जा सकता है जब वो कार्बन चार अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा हो। तो बच्चों चलो देखते हैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखना बच्चों, टू क्लोरोब्यूटेन एक एग्जाम्पल आ जाता है। टू क्लोरोब्यूटेन में मैं तुम लोगों को कायरल कार्बन बताता हूँ। ये देखो, टू क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक, दो, तीन, चार कार्बन होंगे। टू पे क्लोरीन लगा देना है। ठीक है, ये बन गया टू क्लोरोब्यूटेन का स्केलेटन। अब जो बची हुई वैलेंसी है कार्बन की, किससे फिल कर दोगे? हाइड्रोजन से। तो इस कार्बन ने तीन हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और इस कार्बन को एक ही हाइड्रोजन, इसको दो हाइड्रोजन, और इसको तीन हाइड्रोजन। बच्चों ये जो कार्बन नंबर 2 है, उस पे ध्यान दो जरा, और उसका बॉन्डिंग देखो। क्या तुम लोग को चार अलग अलग ग्रुप दिख रहे हैं इसको जुड़े हुए हैं?
Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये कार्बन को मैं क्या बोलूंगा बच्चों, इस कार्बन को मैं कायरल कार्बन बोलूंगा। दिख नहीं रहा है, इस कार्बन को मैं कायरल कार्बन बोलूंगा। कायरल कार्बन को ऐसे एस्ट्रिक्स से डिनोट करते हैं, इसको एस्ट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या होता है कायरलिटी, क्या होता है कायरल कार्बन, समझ में आ गया बच्चों सभी को? कायरलिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो याद रखना तुम्हारे Yes, sir. तुम्हारे मॉलिक्यूल में अगर कायरल कार्बन है मतलब तुम्हारे मॉलिक्यूल में कायरलिटी है, और कायरलिटी होनी ही चाहिए अगर तुम लोग का मॉलिक्यूल लाइट रोटेट कर रहा है। तो अगर तुम लोग चाहते हो तुम्हारा मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट कर दे, तो उसके अंदर कायरलिटी होनी चाहिए एज पर वेंटॉफ और लीबेल। वेंटॉफ और लीबेल के हिसाब से अगर कोई भी मॉलिक्यूल प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करना चाहता है तो उसके अंदर कायरलिटी होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गया बच्चों? ये कंडीशन समझ में आ गया सभी? बताओ मेरे को। यस, Yes, sir. चलो। दूसरा रिक्वायरमेंट, दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हारे मॉलिक्यूल के अंदर कायरलिटी के अलावा असिमेट्री होनी चाहिए। असिमेट्री मतलब कोई भी ऐसी एक्सिस नहीं होनी चाहिए जहां से मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट में कट कर पाए हम लोग, इमीडिएट इक्वल फ्रैगमेंट बन जाए मॉलिक्यूल के। तो असिमेट्रिकल होना चाहिए मॉलिक्यूल। ठीक है, असिमेट्री होनी चाहिए। तो देखो जरा, 2 क्लोरोब्यूटेन में असिमेट्री है क्या बच्चों? बताओ जरा, क्या कोई भी ऐसी लाइन दिख रही है जहां से कट करूंगा तो इक्वल टुकड़ा मिल रहा है, उसका इक्वल फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, इक्वल No, हाफ्स sir. बन रहे हैं? तो मतलब No. 2 क्लोरोब्यूटेन जो है वो कायरल तो है ही, साथ ही साथ में असिमेट्रिकल भी है। दोनों कंडीशन पूरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है बच्चों? बताओ, ये मॉलिक्यूल 2 क्लोरोब्यूटेन। Yes. तो इसका मतलब ये प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करने के लिए एलिजिबल है। और जो भी कंपाउंड प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करते हैं बच्चों, वो एक फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते, दो फॉर्म में करते हैं। एक फॉर्म इनका डेक्स्ट्रो होगा और एक फॉर्म इनका लीवो होगा। मतलब एक फॉर्म इनका लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा और एक फॉर्म इनका लाइट को राइट लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। समझ में आ रही है बात? तो ऑल कायरल कंपाउंड्स, और ऑल कायरल कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन 2 रेस टू n फॉर्म्स। ठीक है, 2 रेस टू n मतलब कितने फॉर्म्स हो जाते हैं? यहाँ पे देखो कितने कायरल कार्बन है, वेर n इज द नंबर ऑफ, वेर n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है, ये याद रखना बच्चों, ये असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला। ऑल कायरल असिमेट्रिकल कंपाउंड बोलना चाहिए था मुझे, यहाँ पे लिख देता हूं, ऑल कायरल असिमेट्रिकल असिमेट्रिकल कंपाउंड एग्जिस्ट इन 2 रेस टू n फॉर्म। मतलब कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों? बताओ, ये मॉलिक्यूल कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? बताओ बच्चों जरा, 2 क्लोरोब्यूटेन कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? Two. 2। 2. तो इसका एक फॉर्म जो होगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा और दूसरा फॉर्म क्या होगा इसका? लीवोरोटेटरी होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो बच्चों डेक्स्ट्रो दो फॉर्म में तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन दिख नहीं रहा है दो फॉर्म। चलो ढूंढ के निकालते हैं दूसरा फॉर्म भी। तो बच्चों दूसरा फॉर्म जो होगा, इस ठीक बनाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना है, इसी मॉलिक्यूल को मिरर के सामने रख देना है। अज्यूम करना है दिमाग में, मेंटली अज्यूम करना है कि एक मिरर के सामने इसको रखा हुआ है। ये रहा मेरा ना इमेजिनरी मिरर। तो मिरर के दूसरे साइड मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा बच्चों? बताओ जरा। पहले Sir, क्या पे, Cl आएगा ना? सॉरी सॉरी सॉरी, Cl यहाँ पे रहेगा। यस, सर वो बताओ। ब्रैकेट में आपने नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड कार्बन लिखा है। कायरल कार्बन, हाँ कार्बन, सॉरी। चलो बताओ जरा, मिरर के सामने इस मॉलिक्यूल को रखो। CH3 CH2 CH3 पहले अपीयर होगा, फिर CH2 अपीयर होगा, फिर C कायरल कार्बन C आएगा, फिर CH3। CH3 इधर पे आ जाएगा, और ये H, ये H। बच्चों देखो एग्जैक्टली कौन डेक्स्ट्रो है और कौन लिवो है ये हम नहीं बता सकते हैं। इसको बताने के लिए एक स्पेशल मशीन्स होते हैं, स्पेशल डिवाइसेस होते हैं, जिसको बोलते हैं पोलैरीमीटर। ठीक है, ऐसे देख के नहीं बता सकते, मेजर करके बताना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मान लेता हूं लेट्स से ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये डी
2-क्लोरोब्यूटेन है, D2-क्लोरोब्यूटेन। तो इसका मिरर इमेज 100% कौन सा होगा बच्चों बताओ? L2-क्लोरोब्यूटेन। समझ में आ रही है बात? तो अगर वो D2-क्लोरोब्यूटेन है तो ये L2-क्लोरोब्यूटेन होगा। समझ में आ रही है बात बच्चों? अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे उठा लेता हूं बच्चों, यहां से ये मॉलिक्यूल जो है इधर से ऐसे उठा लेता हूं और इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप कराता हूं, तो क्या 100% ओवरलैप हो रहा है? बताओ जरा। नो। नहीं। नो ओवरलैप सर। नहीं हो रही है इसकी। तो ये मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजिबल है क्या? उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो पा रहा है क्या? एग्जैक्टली फिट हो पा रहा है उसके ऊपर? नो नहीं हो पा सर। रहा है। तो ऐसे नहीं। इमेजेस जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो पाते हैं, वैसे मिरर इमेजेस को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर। तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ने के लिए ये सारी चीजें हम लोग को जाननी जरूरी थी। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? दीज आर द स्टीरियो आइसोमर्स। दीज आर द स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर क्यों बोल रहा हूं इनको मैं? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या ज्यादा? मॉलिकुलर फॉर्मूला में तो कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों, सही बात है। यस सर। स्ट्रक्चर में भी अगर तुम लोग एक ही बार देखो तो कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। ओनली द डिफरेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, राइट? तो जब कभी भी स्पेशल अरेंजमेंट अलग होने की वजह से कोई आइसोमेरिज्म अराइज होता है तो उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर एक तरह के स्टीरियो आइसोमर्स ही होते हैं, ठीक है? stereoisomers which are non-superimposable, mirror images of each other। ठीक है? तो जब कभी भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस दिखे तुम लोगों को, तो उस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर आल्सो कॉल्ड एज, दे आर आल्सो नोन एज एक सेकेंड ना, दे आर आल्सो नोन एज enantiomers। enantiomers और enantiomorphs। मॉर्फ्स। ठीक है? तो ये सब दूसरे दूसरे नाम होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स के। हमेशा याद रखना बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के। क्या बात समझ में आ गई सभी को? जित ये जो ऑप्टिकल यस सर। ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं बच्चों, इनकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती है, सब कुछ सेम होता है, सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज इनकी अलग अलग होती है। ठीक है? इनके सब क्या क्या प्रॉपर्टी सेम होती है देखो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। एनांशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब दोनों की बॉइलिंग पॉइंट, जितना D2-क्लोरोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट L2-क्लोरोब्यूटेन का भी होगा। जितना D2-क्लोरोब्यूटेन की सॉल्युबिलिटी है उतनी ही सॉल्युबिलिटी L2-क्लोरोब्यूटेन की भी होगी। जितना D2-क्लोरोब्यूटेन का डेंसिटी है उतना ही डेंसिटी L2-क्लोरोब्यूटेन का भी होगा। बेसिकली सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है सेम होगी। एनांशियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सिर्फ एक फिजिकल प्रॉपर्टी को छोड़ के, एक्सेप्ट स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, रोटेशन मतलब प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो रोटेट हो रही है ना, उसी को स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं बच्चों। स्पेसिफिक रोटेशन को छोड़ के सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती है। स्पेसिफिक रोटेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है बच्चों, देखो, जो डायरेक्टली मशीन पोलैरिमीटर से रोटेशन पता चलता है उसको हम लोग ऑब्जर्व्ड रोटेशन बोलते हैं। ऑब्जर्व्ड रोटेशन से स्पेसिफिक रोटेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? देयर इज अ फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला। स्पेसिफिक रोटेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा ऑब्जर्व्ड, जो मशीन से मिल जाएगा, ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन अपॉन
C/L, वेर C अल्फा तो तुम लोग को लिख दिया हूं। अल्फा ऑब्जर्व्ड क्या है, रोटेशन, जो प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो रहा है ना, रोटेशन ऑफ पीपीएल measured using पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर से जो मेजर करके पीपीएल का रोटेशन कैलकुलेट किया वो अल्फा ऑब्जर्व्ड है। सी क्या होता है बच्चों, तुम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जाहिर सी बात है, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है या फिर कम होता है तो ऑप्टिकल रोटेशन भी चेंज होगा कॉन्सेंट्रेशन के साथ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। और एल इज द पाथ लेंथ, ठीक है। क्या होता है पाथ लेंथ, देखो बच्चों पोलैरीमीटर में क्या होता है, यहाँ से लाइट पास हो रही है और यहाँ पे मैंने अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा है जो लाइट को रोटेट करने वाला है, और यहाँ पे रोटेट होके निकलेगा तो रोटेटेड, आई मीन लाइट जब पास होके निकलेगा तो रोटेटेड निकलेगा। तो ये जो डिस्टेंस मेरे लाइट ने ट्रैवल किया है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में, उस लेंथ को बोलते हैं पाथ लेंथ। क्या समझ में आ गया पाथ लेंथ क्या होता है? यस, Yes, sir. ठीक है। पाथ लेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। उसी को पाथ लेंथ बोलते हैं। इसको हटा देता हूं मैं। सर एक बार सी वापस एक्सप्लेन करो ना। सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तेरा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड थोड़ा है कि ज्यादा है, उसके कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं सी, ठीक है। और पाथ लेंथ इज द थिकनेस ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जिस भी कंटेनर में रखा हुआ है, ठीक है। तो इससे स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग। कभी कभी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है तुम लोगों जेई में अगर मेंस वगैरह के पेपर में देखोगे तो दे विल गिव यू कि एक पोलैरीमीटर से कंपाउंड था 0.1 मोलार, उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलार दे देंगे कि 0.1 मोलार कंपाउंड था, 10 मीटर के 10 सेंटीमीटर के ट्यूब में रखा हुआ था, डायमीटर के 10 सेंटीमीटर डायमीटर का ट्यूब था उसमें रखा हुआ था, और उसका ऑब्जर्व रोटेशन इतना मिला। व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन? तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड कैलकुलेट वेरी इजीली। समझ में आ रही है बात बच्चों सभी को? तो मौके पे यूज करने आना चाहिए, फॉर्मूला याद रखना है तुम लोगों को। क्लियर हो गया? तो सर एनांशियोमर यहाँ पर एल लेंथ ऑफ पाथ ना। लेंथ, हाँ मतलब तू जिस कंटेनर में किसी बर्तन में रखेगा ना तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को, किसी ट्यूब वगैरह में, तो वो ट्यूब का जो थिकनेस होगा दैट इज द पाथ लेंथ। लाइट उतना जितना ट्रैवल करेगा उसके अंदर। क्लियर हो ओके गई बात? ये है। हाँ, हाँ तो वो हो जाता है पाथ लेंथ, मतलब लाइट को और तेरे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कितना देर ट्रैवल करना पड़े, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, उसको बोलते हैं पाथ लेंथ, ठीक है। तो वो चीज हो जाती है। तो ये इस तरह से हम लोग एनांशियोमर की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है ये समझ सकते हैं, सिर्फ रोटेशन अलग होता है बच्चों। रोटेशन की, स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू भी सेम ही होती है, मैग्नीट्यूड उसमें स्पेसिफिक रोटेशन का दोनों का सेम ही आएगा कैलकुलेट करोगे तो, लेकिन यही सिर्फ डायरेक्शन अलग होता है। अगर मेरा D2 क्लोरोब्यूटेन लाइट को लेट्स से 20 डिग्री राइट की तरफ रोटेट कर रहा है तो एल भी 20 डिग्री ही रोटेट करेगा, बट कहाँ पे रोटेट करेगा बच्चों बताओ? लेफ्ट में। Left. लेफ्ट की तरफ, बिकॉज दैट इज लिवोरोटेटरी, ठीक है। एनांशियोमर जो होते हैं, एनांशियोमर्स का एनांशियोमर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी भी इनकी सेम होती है बच्चों, अनलेस तुम लोग किसी ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ नहीं रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है इनकी, ठीक है। The only chemical properties that are different is with the optically active reagent, but the chemical properties, they have different chemical properties, with optically active reagent। अगर reagent भी optically active है तो ये उससे अलग तरीके से react करेंगे, active reagent, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, एनांशियोमर्स का ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एनांशियोमर जो होते हैं इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो होती है कंप्लीटली डिफरेंट होती है बच्चों। एनांशियोमर्स हैव कंप्लीटली डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज बच्चों, हम बायोलॉजिकली हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं सारे एंजाइम्स रेगुलेट करते हैं। एंजाइम्स और रिसेप्टर्स रेगुलेट करते हैं हमारे बॉडी में। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम को पता रहता है, एक सेकेंड बच्चों, एंजाइम्स को पता रहता है बच्चों की कौन सा, एक सेकेंड जस्ट मिनट। सर एनास्टोमस का एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, वो जो उनका प्लेन का डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, वही ना, वही एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है ना। डिफरेंट है, वो भी मैग्नीट्यूड उधर पे भी सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, मैं बोल रहा था बच्चों एनांशियोमर्स जो होते हैं, एनांशियोमर मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं, इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफरेंट इस वजह से होती है बिकॉज हर मॉलिक्यूल, हर हर एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट को पहचानता है। हर एंजाइम को पता है कि उसका सबस्ट्रेट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे लगा है। अगर वो फंक्शनल ग्रुप वहां पे नहीं मिलेगा तो एंजाइम उसको अपने से बाइंड नहीं कराएगा और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को, हेक्सोकाइनेस एक एंजाइम है। हेक्सोकाइनेस एंजाइम जो है बच्चों, वो ग्लूकोज डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, हेल्प करता है कन्वर्ट करने में डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, डी ग्लूकोज को डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने में मदद करता है। अगर मैं एल ग्लूकोज दे दूं और चाहता हूं कि ये एल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दे, तो ये एंजाइम बिल्कुल करने वाला नहीं है। ये रिएक्शन बिल्कुल कैटेलाइज नहीं होगा, तुम लोगों को यहाँ पे बिल्कुल एल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हेक्सोकाइनेस को स्पेसिफिकली पता है कि कहाँ पे कौन सा ग्रुप है। उसका मिरर इमेज दोगे तो वो मिरर इमेज को बिल्कुल एंटरटेन करने वाला नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? तो एनांशियोमर, यस सर। एनांशियोमर्स को पहचानते हैं एंजाइम्स, और इसके लिए बहुत स्पेसिफिक होते हैं बच्चों। मैं हर बैच को एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग के बैच को भी बताता हूँ। कांदिली वाली बैच को ऑलरेडी बता रखा है मैंने, थैलिडोमाइड ट्रेजेडी के बारे में बताया था ना मैंने तुम लोगों को। थैलिडोमाइड करके एक ड्रग है बच्चों, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एक इसका डेक्सट्रोरोटेटरी फॉर्म होता है, एक लिवोरोटेटरी फॉर्म है। डेक्सट्रोरोटेटरी को आर फॉर्म बोलते हैं, लिवोरोटेटरी को एस फॉर्म बोलते हैं हम लोग। आर थैलिडोमाइड जो होता है वो, एस थैलिडोमाइड एक्चुअली मॉर्निंग सिकनेस के लिए यूज किया जाता था। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं वो एस थैलिडोमाइड यूज करती हैं सुबह सुबह, जो उल्टी वगैरह होता है उसको रोकने के लिए। ठीक है, जर्मनी में कोई जगह था जहां पे एक कंपनी ने ये थैलिडोमाइड बनाने का काम करती थी। जीएसके कंपनी थी, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है, जीएसके की कंपनी है। वो ये काम करती थी बच्चों, थैलिडोमाइड बनाती थी। और एस आइसोमर देना चाहिए था सिकनेस को दूर करने के लिए, बट उस कंपनी ने आर आइसोमर पैक कर दिया, सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया। फंक्शनल ग्रुप भी चेंज नहीं किया, सिर्फ उसका जहां पे अरेंजमेंट होना चाहिए उसका ऑपोजिट जुड़ गया वो मॉलिक्यूल, मतलब मिरर इमेज दे दिया उसका। ठीक है, और ये जिस जिस वुमेन्स ने, जिस जिस प्रेग्नेंट वुमेन्स ने दवा लिया उनके बच्चे मॉन्स्टर जैसे हुए, टेराटोजेनिक हुए, टेराटोजेनिक। ठीक है, बिकॉज ये मॉलिक्यूल जो है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस के पास गया और फीटस का अब नॉर्मल डेवलपमेंट करने लगा। ठीक है, और अब नॉर्मल डेवलपमेंट होने की वजह से बच्चे जो थे मॉन्स्टर जैसे पैदा हुए, मतलब किसी के एक ही हाथ है, किसी के हाथ छोटे है, किसी के दो दो एक्स्ट्रा आईज हैं, ऐसे वाले बच्चे पैदा हो गए। ठीक है, तब से ये थैलिडोमाइड को बैन कर दिया गया और इसको यूज करने से रोक दिया गया। ठीक है,
तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से एनांशियोमर का थोड़ा सा चेंज बहुत मेजर चेंज क्रिएट कर सकता है, स्पेशली बायोलॉजिकल सिस्टम में दिया गया। तो समझ में आ रही है बात बच्चों सभी को? तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एनांशियोमर जो होते हैं, भले उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, लेकिन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में ह्यूज डिफरेंस होता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच नेसेसरी टू अंडरस्टैंड एनांशियोमर्स। क्या बात समझ में आ गई सभी को बच्चों? क्लियर सबको, सब कुछ यहाँ तक यस सर। समझ में आ गया? ठीक है। तो बच्चों ये थे एनांशियोमर के बारे में। कुछ और टर्मिनोलॉजीज है वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि बात करते हैं बच्चों, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो मीजो कंपाउंड्स ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कायरल कार्बन तो है, दो या फिर दो से ज्यादा कायरल कार्बन है इनके अंदर, बट साथ ही साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। ठीक है। सो दीज आर द कंपाउंड्स that contains two or more chiral carbon but also contains plane of symmetry। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है। एग्जाम्पल देता हूं बच्चों, एग्जाम्पल देखो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये देखो C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। यहाँ पे देखना OH OH H और H, ठीक है, ऐसे हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। ये मॉलिक्यूल में देखोगे तो बच्चों ये कार्बन पे फोकस करो, ये वाले, सॉरी, ये वाले कार्बन पे फोकस करो। देखो जरा ये कायरल है क्या, चेक करके देखो। सर नहीं होगा ना कायरल? कायरलिटी चेक कर। कायरलिटी क्या होती है भाई? सर चार। चारों तरफ हाँ है सर वो डिफरेंट। हाँ तो कायरल। check के बता कायरल है कि नहीं है हाँ ये कार्बन। हाँ है सर है। कैसे पता? ये देखो ये एक अलग ग्रुप, सॉरी, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है पूरा, और ये पूरा एक अलग ग्रुप है कि नहीं? हाँ सर। तो इसके लिए ये कायरल तो है, चार अलग अलग ग्रुप लगे हैं तो कायरल है। ठीक है। हटा देता हूं मैं थोड़ा। और नीचे देखो ये वाला कार्बन भी कायरल है क्या? उसके जस्ट नीचे वाला, नेक्स्ट वाला, यस सर। यस सर। चेक कर लो अच्छे से, कायरल होगा ये। ठीक है। तो दोनों हाँ सर होगा। दोनों कायरल हैं यहाँ पे। तो दो कायरल कार्बन तो है यहाँ पे बच्चों, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, मतलब ये लाइट को रोटेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं रोटेट कर सकता बच्चों? देखो, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री का है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दिख रही है। मतलब यहाँ से अगर मैं मॉलिक्यूल को कट कर दूं तो ये दो इक्वल फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे, दो इक्वल फ्रैगमेंट जगह पे बन जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो है कायरल तो है, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मीजो कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल का नाम है मीजो टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड क्यों ये कंपाउंड लाइट नहीं रोटेट करते हैं, ये ऑप्टिकली क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल अपने में ही लाइट का रोटेशन कैंसिल कर दे रहा है। अगर सपोज थोड़ा बहुत लाइट यहाँ पे रोटेट होता है, अगर ये कायरल कार्बन राइट के साइड रोटेट करता है तो नीचे वाला उसको एग्जैक्टली उल्टा कर देगा, और नेट रोटेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जा रहा है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। एक रेसमिक मिक्सचर था जिसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में कंपनसेशन हो रहा था, तो उसको एक्सटर्नल कंपनसेशन बोलते हैं।
यहाँ पे मॉलिक्यूल विद इन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर लाइट डेक्स्ट्रो भी जा रही है, लिवो भी जा रही है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इंटरनल कंपनसेशन। समझ में आ रही है बात? तो जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में नेट रोटेशन 0 हो जा रहा है तो उसको एक्सटर्नल कंपनसेशन बोलेंगे, और विद इन अ मॉलिक्यूल हो जा रहा है तो इंटरनल कंपनसेशन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल रोटेशन हो रही है। सर तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा ये? इसका ये फॉर्म तो नहीं शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका अगर तू मिरर इमेज बनाएगा ना तो तू सिर्फ मॉलिक्यूल को पलट के देख रहा है, बस दूसरे डायरेक्शन से देख रहा है। हाँ मतलब तो वो अगर तू इसका मिरर इमेज बनाता है तो चल इसका मिरर इमेज बना देते हैं। सर यही सेम आएगा ना, तो नीचे से ऊपर सिर्फ यही हो जाएगा कि उल्टा देख रहा है हाँ मॉलिक्यूल को, बस और कुछ नहीं। ठीक है, पहले OH ग्रुप आएगा फिर H आएगा, सेम वैसे। ऊपर नीचे वर्टिकल एक्सिस वाले तो हम चेंज भी नहीं करते हैं, वर्टिकल एक्सिस वाला तो वैसे ही रखते हैं हम लोग, सिर्फ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बॉन्ड आगे पीछे हो जाएंगे मिरर में। ठीक है, तो एक सेकेंड मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। थोड़ा फॉन्ट टेढ़ा हो गया। अगर तू इसका मिरर इमेज बनाएगा तो ये मिरर इमेज कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं है, वही मॉलिक्यूल है, सिर्फ तू अलग तरीके से देख रहा है उसको, बस ऐसे। यहाँ पे आ जाएगा तेरा OH OH और यहाँ पे आ जाएगा H। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है यहाँ से अगर तुम लोग देख रहे हो तो इस साइड से देखो तो हाइड्रोजन दिखेगा, इस साइड से देखो तो OH दिखेगा, तो एक ही मॉलिक्यूल को घूम के देख रहे हैं हम लोग, ऐसा लगता है। दीज आर नॉट सर मतलब मिक्सो के टाइप में दोनों भी मिरर ही होंगे, सिमेट्रिकल ही होंगे, तो सिमेट्रिकल, दोनों भी अपोजिट में स्पिन होगा। आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, आइडेंटिकल। These are identical compounds. They are not different compounds. They are identical, right? लेकिन बच्चों अगर मैं एक OH को दूसरे OH के हिसाब से उल्टा कर दूं तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो थी वो चली जाती है। जैसे कि मैं अगर टार्ट्रिक एसिड में ये C डबल बॉन्ड OH जो है, इसके अंदर मैं अगर एक OH को इधर पे लगा दूं और दूसरे OH को मैं उल्टा लगा देता हूं, तो अब इसमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी वो चली गई, अब एक्सिस ऑफ असिमेट्री आ गई, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा बच्चों, ये वाला फॉर्म? यस सर। हाँ सर। Yes. लाइट को रोटेट करेगा। लेट्स से ये बोल देते हैं ये लीवो रोटेटरी है, एल टार्ट्रिक एसिड है। ठीक है, इसको लीवो मान लेता हूं मैं, तो इसका मिरर इमेज जो होगा वो कहाँ पे लाइट को रोटेट करेगा बताओ? राइट हैंड साइड। Right side. राइट साइड में, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेट करेगा। ठीक है, सर बट अभी इसका सिमेट्री चला गया ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अपने लिए तो अच्छा है ना भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाती है तो अच्छी बात है ना, तभी तो सर ऑप्टिकली। बट मीसो में तो आपने बताया था कि कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, स्पाइरल कार्बन्स बट तो मैं थोड़ी कंटेन्स ना प्लेन इसको ऑफ मैं थोड़ी ना सिमेट्री। मीसो मीसो बोल रहा हूँ, इसको तो एल बोल रहा हूँ ना मैं, एल आइसोमर है ये। मीजो तो ये वाला था, ये वाला या फिर ये वाला, ये भी मीजो है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट दिस इज नॉट अ मीजो कंपाउंड, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ऑफ टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, ये मीजो थे, ये मीजो नहीं है, ये एल आइसोमर है, लिवो रोटेटरी है। समझ में आ रही है बात? तो इसका मिरर इमेज ओके। रखेगा, ये हो गया। थोड़ा सा मेरा ऊपर बन रहा है बॉन्ड, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको, इसको भी नीचे कर देता हूँ। ये मिल जाएगा OH और ये बन जाएगा HOH। तो अगर ये एल टार्ट्रिक एसिड था तो ये क्या बन गया, डी टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक एसिड, स्पेलिंग गलत है मेरा, यहाँ पे एल टार्टरिक एसिड और यहाँ पे डी टार्टरिक एसिड। ठीक है, ये दो हो जाते हैं दो। ठीक है बच्चों, कुछ भी डाउट इसके अंदर? No, sir. राइट, तो ये तरीका हो जाता है बच्चों, यस ये तरीका हो जाता है तुम लोगों को मीजो। बच्चों अगर तुम लोग ये दोनों फॉर्म देखो, लेट्स से ये फॉर्म 1 है, इसको मैं लेबल कर देता हूँ फर्स्ट। सर
बोलो। तो जो मीसो कंपाउंड्स है सर, हाँ बोलो। इसमें मतलब लीवो लीवो भी प्रेजेंट है और जो डी वाला कंपोनेंट है वो भी प्रेजेंट है मतलब विद इन अ ऐसा, कंपाउंड अगर एक, इसीलिए। ना हाँ लीवो डेक्स्ट्रो तो स्पेसिफाई नहीं करता, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा। सिर्फ इतना याद रख, एक कार्बन अगर तेरा लाइट रोटेट कर रहा है डेक्स्ट्रो में, वी डोंट नो विच कार्बन इज दैट, हम लोग को नहीं पता, लेकिन होगा कोई एक। अगर एक लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है तो दूसरा कायरल उसके लेकिन वो लीवो या हाँ लीवो या डेस्ट्रो नहीं होगा ना वो। कोई एक, हाँ ऑब्वियसली लीवो और डेस्ट्रो होगा। लेकिन जैसा एक कार्बन रोटेट कर रहा है, दूसरा उसको इंटरनली कंपनसेट कर देगा और नेट रोटेशन 0 कर देगा। समझ में आ गई बात? तो सर ऐसा तो अगर हम एक सोल्यूशन लेंगे जैसे आपने बोला उसमें लीवो कंपाउंड भी होगा डेस्ट्रो कंपाउंड भी होगा, हाँ, उसमें भी नेट रोटेशन 0 होगा, तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें विद इन अ मॉलिक्यूल हो जा रहा है कंपनसेशन, इंटरनली कंपनसेट हो जा रहे हैं। उसमें दो लेकिन अलग सर अलग उस मॉलिक्यूल, सोल्यूशन में भी तो सर। हाँ उसमें दो अलग ओके। अलग मॉलिक्यूल थे, तो उन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करेगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव दिखाए रहेंगे, सिर्फ साथ में नहीं रह पा रहे। बट इसमें तो तेरे को मॉलिक्यूल ही तोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ यस सर। डिफरेंस समझ में आ गया? ये हाँ तुम थैंक यू। लोग देखो बच्चों, क्वेश्चन सॉरी स्ट्रक्चर नंबर 2 और 3 देखो ध्यान से। क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस दिख रहे हैं क्या? हाँ सर। ध्यान से देख भाई, नो सर। आराम से देख ध्यान से। नो सर। एक No. दूसरे के उन लोग मिरर इमेजेस नहीं है ना। अगर मैं इन दोनों को उठा के एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करूं, फिट करूं, तो क्या दोनों पे सुपर इम्पोज हो रहे हैं बच्चों? इन दोनों सारे एटम एक नहीं दूसरे सर। पे नो जाके फिट सर। हो पा रहे हैं? नहीं. नहीं ना, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है, ना तो ये एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल फॉर्म्स हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बच्चों डायास्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं? डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोजिबल या फिर नॉन मिरर इमेजेस जो होते हैं, इधर पे लिख देता हूं मैं डेफिनेशन थोड़ा सा। दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस, यही डेफिनेशन है इनका। तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम लोग? डायास्टीरियोमर्स। समझ में आ गई बात बच्चों सभी को? सर वैसे तो 1 और 2 भी सुपर इम्पोज नहीं होंगे ना प्रॉपरली, एच के ऊपर वन वो और था जाएगा। टू, मैं 1 और 2 ही बोल रहा हूँ। 1 और 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं है विशाल। वो मॉलिक्यूल सिमिलर है। मॉलिक्यूल को तू सिर्फ घूम के देख रहा है बस, और कुछ नहीं। तो तू उन दोनों को मिरर इमेज भी क्यों बोलेगा? दे आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, दे आर नॉट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। राइट? राइट विशाल? यस सर। यस। तो 1 और 3 बोल दे, 1 और 3 दोनों एक दूसरे के ये है डायस्टीरियोमर्स है। 2 और 4 भी एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है कि नहीं? ठीक है। तो बच्चों थोड़ी देर में ज्वाइन करो, ब्रेक 15 मिनट के ब्रेक के बाद तो हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे। सारे बच्चे 6:35 को रीज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। 6:35 को मैं शार्प स्टार्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलो। ओके सर। इसके आपने मीसो के अंदर एलओडी भी डाल दिया है इसके देखिए, अंदर पूरा कॉन्सेप्ट। हाँ हाँ मैं बताता हूँ तेरे को, रीज्वाइन कर फिर डिस्कस करेंगे इस पर। ठीक है सर।